नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने है भारत का बजट 26-27 और ये सिर्फ कुछ आंकड़ों का दस्तावेज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो देश की आर्थिक दिशा का एक नक्शा है। और हर साल की तरह ये नक्शा उम्मीदों और कह सकते हैं सवालों से भरा हुआ है। हाँ, हमेशा की तरह। हमारे पास इंडियाज बजट 26-27 ए ब्लूप्रिंट फॉर बैलेंस्ड ग्रोथ शीर्षक वाला एक काफी विस्तृत विश्लेषण है। और आज हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि बजट में क्या है, बल्कि ये समझना है कि इसका हमारी आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। और इसे समझने के लिए मुझे लगता है कि पूरे बजट को एक तराजू की तरह देखना चाहिए। तराजू? ये एक दिलचस्प नजरिया है। हाँ, एक ऐसा तराजू जिसके एक पल्ले पर हैं देश की बड़ी बड़ी आकांक्षाएं, मतलब विकास की तेज रफ्तार, युवाओं के लिए नौकरियां, किसानों की बेहतर आमदनी। और दूसरे पल्ले पर? और दूसरे पलड़े पर है जमीनी हकीकत, सरकारी खजाने की अपनी सीमाएं हैं, बढ़ती महंगाई की चिंता है। तो आज हम यही देखेंगे कि इस रस्सी पर चलने की कोशिश कैसे की गई है। मतलब क्या ये बजट महंगाई से राहत देगा? क्या ये युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतरेगा? और क्या ये संतुलन साधने की कोशिश में हम कहीं कुछ ज्यादा ही धीमे तो नहीं हो जाएंगे? एग्जैक्टली, यही बड़ा सवाल है। आपने बिल्कुल सही फ्रेमवर्क सेट किया है। ये बजट असल में एक तरह से संतुलन साधने की ही कवायद है। और अगर हम इसके मुख्य दृष्टिकोण को देखें तो ये साफ हो जाता है। अच्छा। हाँ, सरकार ने किसी एक वर्ग को खुश करने वाले बड़े ऐलान करने के बजाय एक लंबी दौड़ की तैयारी की है। इसकी बुनियाद में 3 मुख्य सिद्धांत नजर आते हैं। ठीक है, लेकिन क्या ये सिद्धांत जमीनी हकीकत से मेल खाते हैं या ये सिर्फ सुनने में अच्छे लगने वाले शब्द हैं? वाजिब सवाल है। क्योंकि एक आम आदमी तो यही पूछेगा कि भाई इन सिद्धांतों से मेरी जेब पर क्या असर पड़ेगा। बिल्कुल। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला सिद्धांत है समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ। हाँ। अब कागज पर इसका मतलब है कि विकास का फायदा समाज के हर तबके तक पहुंचे। लेकिन असल में सरकार ये कह रही है कि हम सिर्फ जीडीपी के आंकड़े नहीं बढ़ाना चाहते, हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति की आय भी बढ़े। यानी कोई पीछे न छूटे। ठीक है, दूसरा सिद्धांत क्या है? दूसरा है रोजगार सृजन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। और यहाँ फोकस साफ तौर पर युवाओं पर है। ओके। और तीसरा, जो शायद इस बार के बजट की आत्मा है, वो है राजकोषीय अनुशासन, फिस्कल डिसिप्लिन। ये शब्द हर बार सुनते हैं। हाँ, लेकिन ये सिर्फ एक किताबी शब्द नहीं है। इसका असली मतलब है कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को, रेटिंग एजेंसियों को एक मजबूत संकेत दे रही है कि भारत एक जिम्मेदार अर्थव्यवस्था है। बिल्कुल, जो चादर देखकर ही पैर पसारती है। इसका मतलब ये हुआ कि आज शायद कुछ कड़े फैसले लिए जा रहे हैं ताकि कल देश को इसका फायदा मिले। और इसी से जुड़ा एक और बड़ा बदलाव है जिस पर हमारे विश्लेषण में काफी जोर दिया गया है। सरकार अब आउटले से आउटकम की तरफ जा रही है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, इसे आसान भाषा में कैसे समझेंगे? देखिए, ये आउटकम बेस्ड अप्रोच कुछ स्मार्टफोन खरीदने जैसा है। अच्छा। हम सिर्फ ये नहीं देखते कि फोन की बैटरी कितने mAh की है, हम ये देखते हैं कि वो एक बार चार्ज करने पर चलेगी कितनी देर। सही बात है। सरकार भी अब यही कह रही है, हमारे खर्च के आंकड़े मत देखो, ये देखो कि उस खर्च से लोगों की जिंदगी में क्या फर्क पड़ा। एक सड़क बनाने पर कितना खर्च हुआ, ये आउटले है। और उस सड़क से कितने गांवों का सफर आसान हुआ, ये आउटकम है। एग्जैक्टली। ये एक बड़ा शिफ्ट है। ये तो वाकई एक बड़ा शिफ्ट है। चलिए अब उस वर्ग की बात करते हैं जो हमेशा बजट को सबसे ध्यान से देखता है, आम आदमी और मध्यम वर्ग। इस संतुलन वाले तराजू में उनके हिस्से क्या आया है? मध्यम वर्ग के लिए कुछ राहतें हैं, लेकिन अगर कोई बड़े टैक्स कटौती की उम्मीद कर रहा था तो उसे निराशा हो सकती है। ये राहतें कह सकते हैं मरहम जैसी हैं, कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं। ओके, तो अगर हम इनकम टैक्स की बात करें, स्लैब में एक छोटा सा बदलाव किया गया है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी की सालाना आय मान लीजिए 12 लाख रुपए है, तो अब साल के अंत में शायद 4 से 5 हजार रुपए ज्यादा बच पाएंगे। हाँ, ये बहुत बड़ी रकम नहीं है, पर ये एक कॉफी मशीन या परिवार के साथ एक अच्छे डिनर के बराबर तो है। ठीक है। इसके अलावा 2 और महत्वपूर्ण बातें हैं। एक, होम लोन पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ाई गई है। ये अच्छी खबर है। और दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर अतिरिक्त छूट दी गई है। मतलब सरकार लोगों को स्वास्थ्य और घर जैसी लंबी अवधि की जरूरतों में निवेश के लिए प्रोत्साहित कर रही है। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल जो इस वर्ग को सबसे ज्यादा परेशान करता है वो है महंगाई।
क्या उस पर लगाम लगाने के लिए कोई ठोस कदम उठाया गया है? देखिए, आपकी चिंता सही है। बजट सीधे तौर पर कल से दूध या सब्जी के दाम कम नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर वही राजकोषीय अनुशासन वाली बात फिर से तस्वीर में आती है। वो कैसे? जब सरकार बेतहाशा खर्च करने से बचती है और उधार कम लेती है तो सिस्टम में अतिरिक्त पैसा नहीं आता। इससे महंगाई पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनता है। ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है। और शॉर्ट टर्म में? शॉर्ट टर्म में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर निगरानी का मतलब है कि सरकार जमाखोरी जैसी गतिविधियों पर सख्ती करेगी। तो हाँ, तत्काल बड़ी राहत नहीं है, लेकिन एक सोची समझी रणनीति जरूर है। ठीक है, मतलब मध्यम वर्ग को इस बैलेंसिंग एक्ट में धैर्य रखना होगा। अब उस क्षेत्र की ओर चलते हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था की नींव है, किसान और ग्रामीण भारत। यहाँ पर संतुलन कैसे साधा गया है? कृषि क्षेत्र को स्पष्ट रूप से प्राथमिकता दी गई है, लेकिन यहाँ भी पैसा लुटाने के बजाय क्षमता निर्माण पर जोर है। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात तो पिछले कई बजट में हुई है। इस बार इसका आकार बढ़ाना क्या सिर्फ एक रूटीन अपग्रेड है, या सरकार को लग रहा है कि पिछली कोशिशें काफी नहीं थी? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ये सिर्फ एक रूटीन अपग्रेड नहीं है, इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है। देखिए, भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है फसल की बर्बादी। स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन की कमी की वजह से? बिल्कुल। इस फंड का आकार बढ़ाने का सीधा मतलब है देश में कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस का एक बड़ा नेटवर्क खड़ा करना। इसका किसान को सीधा फायदा कैसे होगा? सीधा फायदा ये है कि अब किसान अपनी फसल को औने पौने दाम पर बेचने के लिए मजबूर नहीं होगा। अगर बाजार में दाम कम है तो वो अपनी फसल को कोल्ड स्टोरेज में रख सकता है और सही समय आने पर बेच सकता है। इससे बिचौलियों की भूमिका भी कम होगी। सही कहा। ये किसान को सिर्फ एक उत्पादक नहीं बल्कि एक स्मार्ट सेलर बना रहा है। और डिजिटल फसल बीमा प्रणाली को मजबूत करने का क्या मतलब है? इसका मतलब है पारदर्शिता और रफ्तार। पहले फसल खराब होने पर मुआवजा मिलने में महीनों, कभी-कभी साल लग जाते थे। हाँ, और भ्रष्टाचार की शिकायतें भी आती थी। बिल्कुल। अब सैटेलाइट डेटा और डिजिटल पेमेंट के जरिए मुआवजा सीधे किसान के खाते में और बहुत तेजी से पहुंच पाएगा। इसके अलावा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना भी एक दूरदर्शी कदम है। तो कुल मिलाकर ग्रामीण भारत के लिए संदेश साफ है। हम आपको बैसाखी नहीं बल्कि मजबूत पैर दे रहे हैं ताकि आप खुद दौड़ सकें। सटीक कहा आपने। ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक निवेश है। तो सरकार युवाओं को जॉब रेडी तो बनाना चाहती है, लेकिन एक काबिल वर्कफोर्स के लिए सिर्फ स्किल ही नहीं, अच्छी सेहत भी जरूरी है। और यहीं पर बजट का स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा वाला हिस्सा तस्वीर में आता है। बिल्कुल। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट का फोकस मौजूदा योजनाओं की पहुंच बढ़ाने पर है। जैसे आयुष्मान भारत का दायरा और बढ़ाया गया है। जिला स्तर पर नए मेडिकल कॉलेज खोलने का मतलब है कि अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं छोटे शहरों और कस्बों तक पहुंचेंगी। लेकिन यहाँ एक बात मेरे लिए थोड़ी कंफ्यूजिंग है। हम एक तरफ ग्रामीण रोजगार और खेती की बात कर रहे हैं और अचानक से एआई और डेटा साइंस जैसे हाईटेक विषयों पर जोर दिया जा रहा है। क्या ये दो अलग-अलग भारत के लिए बजट है? नहीं, ये दो अलग भारत नहीं बल्कि एक ही भारत के दो इंजनों को एक साथ पावर देने की कोशिश है। अच्छा। ये बजट मानता है कि भारत को एक ही समय में दो मोर्चों पर काम करना होगा। एक तरफ हमें अपने पारंपरिक कृषि और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करना है, जो आज भी करोड़ों लोगों को रोजगार देता है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ हमें भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए भी तैयार रहना है, जहां दुनिया भर में नौकरियों के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। अगर हमारे युवा एआई और साइबर सिक्योरिटी में स्किल्ड होंगे तो वो ग्लोबल मार्केट में compete कर पाएंगे। मतलब ये एक ड्यूअल इंजन ग्रोथ स्ट्रैटेजी है। लेकिन क्या इन नए ट्रेनिंग सेंटर्स को बनाने और चलाने की हमारी क्षमता है? घोषणाएं तो अच्छी हैं, पर इनका क्रियान्वयन वो एक बड़ी चुनौती होगी। चुनौती तो है, और इसीलिए बजट में सिर्फ घोषणा नहीं है बल्कि स्टार्टअप्स के लिए आसान क्रेडिट स्कीम भी है। आइडिया ये है कि सरकार हर काम खुद नहीं करेगी, वो एक इकोसिस्टम बनाएगी जहां प्राइवेट सेक्टर और स्टार्टअप्स इन स्किल्ड युवाओं को रोजगार दे सकें, या युवा खुद अपना काम शुरू कर सकें। सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता का वादा भी इसी दिशा में एक कदम है। यानी फोकस सिर्फ ट्रेनिंग देने पर नहीं बल्कि एक पूरा स्किल टू जॉब पाइपलाइन बनाने पर है। चलिए अब स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा पर वापस आते हैं। महिलाओं के लिए क्या खास है? हाँ, स्वास्थ्य में जैसा कि आपने कहा, आयुष्मान भारत योजना का विस्तार है और नए मेडिकल कॉलेज है। लेकिन इसी में सामाजिक सुरक्षा का एक और पहलू छिपा है,
और वो है महिलाओं के लिए किए गए प्रावधान। हम्म। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे अक्सर सिर्फ एक सामाजिक खर्च के रूप में देखा जाता है, जबकि ये एक बड़ा आर्थिक निवेश है। आर्थिक निवेश, वो कैसे? देखिए, जब महिला स्वयं सहायता समूहों को सस्ता लोन मिलता है तो वो छोटे छोटे बिजनेस शुरू करती हैं। इससे न केवल वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनती हैं, बल्कि पूरे परिवार की आय बढ़ती है। और वो पैसा बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च होता है? बिल्कुल। इसी तरह मातृत्व लाभ योजना और पोषण योजनाओं का विस्तार ये सुनिश्चित करता है कि हमारी अगली पीढ़ी स्वस्थ हो। एक स्वस्थ और पढ़ी लिखी पीढ़ी ही तो देश की सबसे बड़ी संपत्ति है। मतलब महिलाओं पर किया गया खर्च असल में भविष्य पर किया गया निवेश है। अब उस क्षेत्र पर आते हैं जहां बजट का सबसे बड़ा हिस्सा जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योग। हर साल हम सड़कों, रेलवे पर भारी खर्च की बात सुनते हैं। क्या इस बार कुछ अलग है? आंकड़े तो हर साल बड़े होते हैं, लेकिन इस बार फोकस क्वालिटी और कनेक्टिविटी पर है। सरकार सिर्फ सड़कें नहीं बना रही है, वो इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बना रही है, जो बंदरगाहों को औद्योगिक केंद्रों से और औद्योगिक केंद्रों को गांवों से जोड़ेंगे। सही। इसके पीछे का तर्क बहुत सीधा है। क्या है वो तर्क? हम हमेशा सुनते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च से रोजगार बढ़ता है, लेकिन क्या ये वाकई जमीन पर उतरता है? हाँ, बिल्कुल उतरता है। इसे मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं। जब सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1 रुपया खर्च करती है तो अर्थव्यवस्था में वो 1 रुपया कई गुना बढ़कर वापस आता है। सीमेंट, स्टील की मांग बढ़ती है, मजदूरों को काम मिलता है, इंजीनियर्स को नौकरी मिलती है, उस हाईवे पर ढाबे और दुकानें खुलती हैं। ये एक पूरी चेन रिएक्शन शुरू करता है। और जब देश में अच्छी सड़कें और 24 घंटे बिजली होती है तो प्राइवेट कंपनियां भी अपनी फैक्ट्रियां लगाने के लिए आकर्षित होती हैं। और एमएसएमईज यानी छोटे और मंझोले उद्योगों के लिए क्या है? वो तो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। उनके लिए 3 मुख्य बातें हैं: आसान लोन, कम कागजी कार्रवाई और डिजिटल बनने में मदद। सरकार समझती है कि देश में सबसे ज्यादा नौकरियां यही सेक्टर पैदा करता है। तो अगर उन्हें बढ़ने का माहौल दिया जाए तो रोजगार की समस्या काफी हद तक हल हो सकती है। हाँ, बिल्कुल। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, विकास का एक शानदार खाका दिखता है। लेकिन अब आते हैं सबसे मुश्किल सवाल पर। इन सब के लिए पैसा कहां से आएगा? यहीं पर राजकोषीय संतुलन का मुद्दा आता है, जिसकी हमने शुरू में बात की थी। बिल्कुल। और ये इस बजट का सबसे चुनौतीपूर्ण और मैं कहूँगी सबसे साहसिक हिस्सा है। इस बजट में राजकोषीय घाटे यानी फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रण में रखने की एक बहुत सचेत कोशिश की गई है। मतलब सरकार की आमदनी और खर्च के बीच का जो अंतर है उसे कम करने का लक्ष्य रखा गया है। हाँ, सरकार ने साफ कर दिया है कि वो उधार लेकर घी पीने की नीति से धीरे धीरे बाहर निकलना चाहती है। लेकिन चर्चा को संतुलित रखने के लिए क्या इस दृष्टिकोण की कोई आलोचना भी है? हमारे विश्लेषण में इसका भी जिक्र है। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि सरकार शायद कुछ ज्यादा ही सतर्क हो गई है। ये एक बहुत वैध आलोचना है। क्या सामाजिक क्षेत्रों जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य पर और खर्च नहीं किया जा सकता था? तर्क यह है कि राजकोषीय अनुशासन जरूरी है, लेकिन मानवीय विकास की कीमत पर नहीं। आलोचकों का मानना है कि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सरकार को अभी खर्च करने से डरना नहीं चाहिए था। और महंगाई पर भी और ठोस उपायों की उम्मीद थी। हाँ, बजट इस पर ज्यादातर मौन है। तो ये वही क्लासिक बहस है, आज खर्च करके विकास को गति दें या आज बचत करके कल की आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करें। सटीक। और इस सरकार ने स्पष्ट रूप से दूसरा रास्ता चुना है। उनका मानना है कि एक स्थिर अर्थव्यवस्था ही दीर्घकालिक विकास की नींव रख सकती है। ठीक है। अगर आज हम ज्यादा उधार लेंगे तो कल ब्याज चुकाने का बोझ बढ़ेगा, जिससे विकास कार्यों के लिए पैसा कम बचेगा। ये एक कड़वी दवा हो सकती है, पर जरूरी है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो इस बैलेंसिंग एक्ट का निचोड़ क्या है? ये कोई क्रांतिकारी बजट तो नहीं लगता? मैं सहमत हूँ। इसे क्रांतिकारी नहीं बल्कि एक व्यवहारिक और स्थिर बजट कहा जा सकता है। इसमें बड़े चौंकाने वाले ऐलान नहीं हैं। ये एक मैराथन धावक की तरह है जो स्प्रिंट नहीं लगा रहा, बल्कि अपनी गति बनाए हुए है। तो हम कह सकते हैं कि युवाओं के लिए कौशल और भविष्य के अवसर हैं, किसानों को तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर का सहारा है, मध्यम वर्ग को कुछ राहत और बहुत सारा धैर्य रखने का संदेश है, और पूरी अर्थव्यवस्था को स्थिरता की पटरी पर बनाए रखने की एक मजबूत कोशिश है। बिल्कुल। और अब असली परीक्षा शुरू होती है। ये तो सिर्फ एक ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा। हाँ, अब सब कुछ इसके क्रियान्वयन पर, इसके इम्प्लीमेंटेशन पर निर्भर करेगा। सही बात है।
कागज पर बनी योजनाएं हमेशा सुंदर दिखती हैं, लेकिन उनकी असली कीमत तब पता चलती है जब वो जमीन पर उतरती हैं। तो एक विचार जो सभी को सोचना चाहिए वो ये है कि इस बजट की असली परीक्षा अब शुरू होगी। क्या ये योजनाएं सही लाभार्थी तक पहुंचेंगी? क्या घोषित फंड समय पर जारी होगा और सही जगह इस्तेमाल होगा? क्या सरकारी मशीनरी इन योजनाओं को उसी इरादे से लागू कर पाएगी जिस इरादे से ये बनाई गई हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि अंत में बजट की सफलता आंकड़ों में नहीं बल्कि लोगों के जीवन में आए बदलाव से मापी जाएगी। नक्शा तो बन गया है, अब देखना ये है कि इमारत कितनी मजबूत बनती है।